हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने जा रही हूँ वो वाकई एक रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है, जिस पर रिसर्च करते समय मुझे खुद कई बार बीच में ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि यह काफ़ी दिल दहला देने वाली घटना है। अगर आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं तो प्लीज़ इस कहानी को ना देखें। दोस्तों, आज की कहानी है पाकिस्तान के सबसे खतरनाक सीरियल किलर जावेद इकबाल की। जावेद इकबाल एक ऐसा सीरियल किलर था जिसे 100 बच्चों के यौन शोषण और हत्या का दोषी पाया गया था। दिसंबर 1999 में इकबाल ने पुलिस और लाहौर के एक स्थानीय अखबार को एक पत्र भेजा। इस पत्र में उसने 100 लड़कों की हत्या की बात कबूल की, जिनकी उम्र 6 से 16 साल के बीच थी। पत्र में उसने दावा किया कि उसने लाहौर की सड़कों पर रहने वाले पीड़ितों, जो ज़्यादातर भगोड़े और अनाथ थे, उनका गला घोंटकर उनके टुकड़े कर दिए और उनके शवों को एसिड के टैंकों का उपयोग कर ठिकाने लगा दिया। फिर उसने अवशेषों को एक स्थानीय नदी में फेंक दिया। ये जानते हैं लाहौर के इस वहशी दरिंदे के बारे में। जावेद इकबाल का जन्म 1956 में लाहौर के पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। वह अपने माता पिता की छठी संतान और चौथा बेटा था। उसके पिता मोहम्मद अली मुगल एक अच्छे व्यवसायी थे। वे लाहौर के पुराने व्यावसायिक जिले ब्रैंडरेथ रोड पर रहते थे, जहां उनके पिता मोहम्मद अली का स्टील पाइप का व्यवसाय था। उस एरिया में बाकी परिवारों के मुकाबले उनका परिवार संपन्न माना जाता था। जावेद इकबाल के भाई जिया उल हक ने एक रिपोर्टर से इंटरव्यू के दौरान जावेद के बचपन के बारे में बताया कि वह एक हिंसक और संकी प्रवृत्ति का लड़का था। उसने माता पिता को बहुत सरदर्दी दी। अगर उसे कुछ चाहिए होता था तो वह खुद को चोट पहुंचाने की धमकी देता था, जब तक कि उसके पिता सहमत नहीं हो जाते। जावेद इकबाल ने अपनी मैट्रिकुलेशन गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल से की। 1978 में उसने इस्लामिया कॉलेज, रेलवे रोड, लाहौर से इंटरमीडिएट किया। उसके पिता एक सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने सात बाग में एक इलाके में 2 विला खरीदे। जावेद ने अपने पिता के एक विला में स्टील रिकास्टिंग का अपना बिजनेस शुरू किया और कुछ ही छोटे लड़कों के साथ वहां पर रहने लगा। उसने अपने कई युवा पीड़ितों को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया और अपने डेली बिजनेस के कामों में भी उनको साथ रखता था। जब उसके परिवार ने उसकी इस जीवन शैली पर सवाल उठाए तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उन्हें उसकी जिंदगी और उसकी लाइफस्टाइल में दखल अंदाजी ना करने को कहा और उन्हें उन लड़कों से भी दूर रहने को कहा जिसके साथ वो रहता था। हालांकि जब उसके शर्मिंदा प्रियजनों ने आंखें मूंद ली, तब भी पुलिस द्वारा उस पर नाबालिग लड़कों के साथ यौन दुष्कर्म करने के आरोप में उसे गिरफ्तार करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन वो बच्चों के गरीब परिवारों को पैसे देकर केस से बचता रहा। इकबाल की नीच हरकतों व इच्छाओं की उलझन के साथ साथ उसका परिवार उसके विवाह से इनकार करने पर भी असमंजस में था। वर्षों तक शादी के विषय को टालने के बाद 1983 में उसने यह घोषणा करके सबको चौंका दिया
कि उसे दुल्हन मिल गई, पर उसने इस बात को एक सीक्रेट रखा कि वो उसके ठेरों लिव इन बाल पीड़ितों में से एक की बड़ी बहन थी। उसने अपनी बहन की शादी अपने युवा पीड़ितों में से एक से करवाकर एक समान चाल चली ताकि वह उससे दूर न हो जाए। उसने 2 बार शादी की और इन शादियों से उसे 2 बच्चे हुए, लेकिन उसकी कोई भी शादी नहीं चली, शायद इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ दिखावे की शादियां थी। समय बीतने के साथ साथ इकबाल और साहसी और हिंसक होता गया। वो अब सहमति से बनाए गए रिश्तों में दिलचस्पी खो रहा था। 1990 में वह एक 9 वर्षीय लड़के को फुसलाकर अपने घर ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। उसके खिलाफ अप्राकृतिक यौनाचार की शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन उसने मामले को दबाने के लिए पुलिस और माता-पिता को रिश्वत दे दी। इस घटना से उसके और उसके भाइयों के बीच दरार पैदा हो गई, जो अब अपने अपने रास्ते जाना चाहते थे। इसलिए एक बार जब पारिवारिक विरासत का बंटवारा हो गया, तो इकबाल के पास एक बड़ी रकम आ गई। इसके बाद इकबाल की जिंदगी और भी ज्यादा विचित्र मोड़ ले लेती है। उसने एक घर बनाया और अपनी खुद की मेटल वर्क्स की वर्कशॉप खोली और उसके सभी कर्मचारी घर से भागे हुए कम उम्र के लड़के थे। कुछ महीनों के बाद 1 सितंबर की रात इकबाल ने 2 मालिश करने वाले लड़कों को काम पर रखा, लेकिन उन 15 साल की उम्र के लड़कों में से एक के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। आधी रात में जब जावेद सो रहा था, तो दोनों लड़कों ने इकबाल पर उसी की बंदूक से हमला किया, जिससे उसकी खोपड़ी टूट गई और उसका जबड़ा टूट गया। एक दिन वो एक मालशी को लेके आया, मसाजर को। इसने उस मसाजर के साथ भी ज्यादती की कोशिश की। जब ये सो गया, उसके बाद बच्चों ने सोचा कि ये हमारे साथ इसने बहुत ज्यादती की। मैं लाया था कि मालिश के लिए और काम ये कर लिया। बराबर वो सो गया तो उन्होंने इसकी वहाँ गन पड़ी हुई थी, वो उन्होंने पकड़ कर पूरे जोर से इसके सर पर मारा। इसका कल और ये जबड़ा, इसका जबड़ा पूरा उड़ गया। अब वो चला गया। ये फिर जनरल हॉस्पिटल में कई माह जेरे इलाज रहा। इसने बताया कि जी मेरी वालदा फौत होगी। मेरे जहन में आया कि ये 2 बच्चों की वजह से, जिन्होंने मुझे ज़ख्मी किया और तकरीबन मार दिया और इस हालत पर पहुंचा हूँ। वालदा मेरी जो है अकेली बूढ़ी उधर आती जाती थी, वो इस गम में मर गई। तो उसको ये मेंशन करता है कि मेरी माँ मरी तो उसने मैं फैसला ये किया कि इन बच्चों की वजह से मैं रोया हूँ, मेरी माँ मरी है, मैं रोया हूँ। अब मैं 100 बच्चों की माँओं को रुलाऊंगा, इसलिए मैंने 100 बच्चों का टारगेट पूरा किया। पिटाई इतनी गंभीर थी कि इकबाल 20 दिनों तक कोमा में रहा और उसके बाद महीनों तक बिना सहायता के नहीं चल पाया। उसके बिजनेस को नुकसान हुआ और इलाज में उसका बैंक बैलेंस भी तेजी से खत्म हो गया, जिसमें एक सर्जरी भी शामिल थी। उसकी बूढ़ी माँ, जिसने अस्पताल में रहकर उसकी देखभाल की, कुछ ही समय बाद गुजर गई और इकबाल अपनी माँ को देख नहीं पाया, क्योंकि वो अब भी अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस घटना ने उसे झकझोर दिया। वह अब बदला लेने के लिए परेशान हो गया था। फिर उसने 100 माँओं को रुलाने और दर्द देने का फैसला किया, जैसा कि उसकी माँ ने मरने से पहले झेला था। सूत्रों के अनुसार इस चोट ने उसे पार्शियली पैरालाइज्ड और नपुंसक बना दिया, जिसने उसकी बदला लेने की योजना में
आग में घी डालने का काम किया। बाल उत्पीड़नकर्ता के रूप में पहचान के बावजूद अधिकारियों ने इकबाल को उन गतिविधियों में शामिल होने से नहीं रोका जो उसे युवा लड़कों के करीब लाती थी। उसने एक वीडियो गेम की दुकान खोली। शादबाग में अपनी तरह का यह पहला दुकान था। वो लड़कों को कम कीमत पर और कुछ मामलों में मुफ्त में टोकन दिया करता था। वह 100 रुपए का नोट फर्श पर फेंक देता था और उस लड़के को देखता था जो उसे उठाता था। तब वह घोषणा करता था कि उसके पैसे चोरी हो गए और उसे हर किसी की तलाशी लेनी होगी। फिर चोर को पकड़कर बगल के कमरे में ले जाता था और वहां जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता था। कभी कभी पैसा लड़के को सद्भावना के रूप में वापस दे दिए जाते थे। जब लोगों ने अपने बच्चों को दुकान पर जाने से रोक दिया तो इकबाल ने बच्चों को आकर्षित करने के लिए फिर एक फिश एक्वेरियम और उसके बाद एक जिम बनाया। उसने एक एयर कंडीशन स्कूल सनी साइड स्कूल भी बनाया, लेकिन असफल रहा क्योंकि कोई भी बच्चा वहां आने को तैयार नहीं था। उसने एक छोटी दुकान भी खोली जहां दैनिक उपयोग की चीजें बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेची जाती थीं। वह भी कुछ हफ्ते ही चली। इकबाल को अपनी पहुंच के बारे में शेखी बघारने का शौक था। 1990 के दशक की शुरुआत में उसने खुद की पत्रिका एंटी करप्शन प्रकाशित की, जिसमें सीनियर पुलिस अफसरों का इंटरव्यू छपता था। शादबाग बाजार में काम करने वाले लोगों का कहना था कि उसने कई सरकारी अधिकारियों के साथ भी मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की थी। वर्ष 1999 पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल था। मई महीने में मिलिट्री जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके सरकार पर कब्जा कर लिया। 1 साल पहले सेना द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों के कारण लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था जूझ रही थी। पुलिस के लिए लापता बच्चों की रिपोर्ट प्राथमिकता की सूची में बहुत ही नीचे थी। इसलिए जब नवंबर के अंत में 100 भागे हुए लड़कों को मारने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति का एक पत्र लाहौर पुलिस कार्यालय में पहुंचा, तो इससे किसी को कोई संदेह नहीं हुआ, ना किसी ने इसे सीरियसली लिया। तारिक कंबो, जो कि एक पुलिस डीएसपी व मध्य रैंकिंग के अधिकारी थे, अनिच्छा से उस पते पर गए जहां पत्र भेजा गया था। वह जगह थी 16B रावी रोड। यह वही जगह थी जहां एक युवा मालिश करने वाला लड़का लापता हो गया था। उस दिन वहां जो कुछ भी हुआ उसके सार्वजनिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि पुलिस उस मास्टर मैनिपुलेटर जावेद इकबाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इकबाल घर पर था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके पत्र के बारे में पूछताछ की, तब वह अजीब सा व्यवहार करने लगा। उसने फिर अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और धमकी दी कि अगर उसे अकेला नहीं छोड़ा गया तो वह खुद को गोली मार लेगा। उन्होंने 3 बेडरूम वाले घर के अंदर जाने की सहमत भी नहीं उठाई। पुलिस अधिकारी कंबो चला गया और इकबाल को उसकी लाइसेंसी पिस्तौल रखने दी। इकबाल की जानकारी पुलिस को होनी चाहिए थी। पिछले 1 दशक में उसके खिलाफ नाबालिग लड़कों से जुड़ी कम से कम 2 यौनाचार की शिकायतें दर्ज की गई थी। पुलिस अधिकारी कंबो ने
अपने सीनियर अफसरों से जाकर कहा कि वह आदमी 100 बच्चों का हत्यारा हो ही नहीं सकता, वह एक पागल आदमी है। 38 वर्ष के इकबाल को अपने ऊपर बहुत अहंकार था। उसके परिचितों को याद है कि वह नियमित रूप से राजनेताओं और नौकरशाहों के साथ अपने कथित संबंधों के बारे में शेखी बघारता था। अब वह निराश था कि पुलिस उसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। इकबाल ने वही पत्र दर्जनों लड़कों की तस्वीरों के साथ पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय उर्दू भाषा के अखबार जंग के कार्यालय को भेजा। वह भारी लिफाफा अखबार के क्राइम एडिटर जमील चिश्ती के मेज पर जाकर गिरा। उस खत में जो मैंने देखा तो वजनी था, तो उसको खोला तो उसके अंदर 75 बच्चों की तस्वीरें थी और उसके बाद एक ख़त था जिसमें एक शख्स ने ये इकरार किया, ये लिखा हुआ था कि मैंने 100 बच्चों को इस तरह करके मार दिया। उर्दू में लिखा गया यह पत्र सीरीज से की गई क्रूर हत्याओं का कबूलनामा था। इकबाल ने बताया कि कैसे उसने लड़कों का गला घोट दिया और उनके शवों को तेजाब में गला दिया। उसने उन लड़कों के नाम और पते डिटेल्स में शेयर किए, यहाँ तक कि उन लड़कों की चेहरे की डिटेल्स भी शेयर की और उन्होंने किस प्रकार के सैंडल्स पहने थे यह भी लिखा था। उसने खुलासा किया कि एसेट खरीदने में उसे कितना खर्च आया, शव गलने में कितना समय लगा और किसने उसकी मदद की। अखबार ने कुछ लापता लड़कों के परिवारों से संपर्क किया जिनके पते इकबाल ने सावधानी पूर्वक अपनी डायरी में दर्ज किए और अपने पत्रों में शेयर किया था। जब यह पुष्टि हो गई कि लड़के वास्तव में लापता थे तो पत्रकारों ने फैसला किया कि उसके पास कहानी लिखने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अगले ही दिन 3 दिसंबर को जंग ने अपने मुख्य पृष्ठ पर 100 बच्चों की हत्या का दावा शीर्षक के तहत कहानी छापी। अखबार ने पीड़ितों के नाम के साथ साथ मारे गए 57 लड़कों की तस्वीरें भी प्रकाशित की, जिनमें से कईयों के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। पुलिस और मीडिया ने रोंगटे खड़े कर देने वाले कबूलनामे पर तुरंत कार्रवाई की। इकबाल के घर के अंदर उन्हें उसके भयानक करतूतों के डरावने सबूत मिले। दीवारों और फर्श पर खून के धब्बे थे, जबकि पीड़ितों की तस्वीरें प्लास्टिक की थैलियों में मिली, जिन पर सावधानी पूर्वक हाथों से लिखे नोट्स बने थे। इसके अलावा पुलिस को वह जंजीर भी मिली जिसके बारे में इकबाल ने दावा किया था कि वह इस जंजीर से अपने पीड़ितों का गला घोटता था। इकबाल के घर पर मिले कपड़ों और जूतों के बंडलों को पहचान के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। जैसे ही बात फैली, शोकमय माता पिता एविडेंस रूम में भर गए। माएँ रोने लगी क्योंकि उन्होंने लापता लड़कों की कमीज और शलवार को पहचान लिया। पिताओं ने अपने बच्चों की रक्षा करने में विफल होने के लिए खुद को कोसा और बदला लेने की शपथ ली। पुलिस ने इकबाल के घर से 2 बड़े नीले ड्रम और 1 दर्जन से अधिक प्लास्टिक के डिब्बे जब्त किए, जिनमें एसिड का मिश्रण था। नीले ड्रमों में से एक के अंदर मानव अवशेष मिले। चिकित्सा परीक्षक ने कहा कि इन मानव अवशेषों की जांच करना मुश्किल था। हालांकि उनकी राय थी कि वे 13 से 17 साल की उम्र के लड़के थे। पुलिस ने इकबाल के घर से मानव बालों से भरे बैग भी जमा किए, जहां बाल हर जगह थे, कंघी पर, लोहे की छड़ पर, बर्तनों पर, फर्श पर, बिस्तर पर और एक जग में, क्योंकि बालों को एसिड में घुलने में कई हफ्ते लग जाते हैं।
उसने शवों को आसानी से एसिड में घोलने के लिए अपने पीड़ितों के बाल काट दिए। पुलिस जांचकर्ताओं को सरकार की ओर से केस को जल्दी से सुलझाने का प्रेशर दिया जा रहा था। पुलिस के पास इकबाल के जुर्म का कबूलनामा और सारे सबूत थे, लेकिन जावेद इकबाल का कहीं पता नहीं चला। लगभग 1 महीने तक फरार रहने के बाद इकबाल न्यू मिलेनियम की सेलिब्रेशन से 2 दिन पहले 29 दिसंबर की रात को जंग अखबार के कार्यालय में दिखा। पुलिस जो उसे गिरफ्तार करने में विफलता पर जनता के दबाव का सामना कर रही थी, अवाक रह गई। जांचकर्ताओं ने उन युवा कर्मचारियों को पहले ही पकड़ लिया था जिन्होंने जावेद के पीड़ितों को फुसलाकर घर लाने में मदद की थी, लेकिन इकबाल गिरफ्तारी से बचता रहा और राजधानी इस्लामाबाद के बाहर एक दरगाह पर फकीरों के बीच छिपता रहा। इकबाल का कबूलनामा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वह घिसी पिटी चप्पलें, कई दिन पुरानी दाढ़ी और धूल से सने कपड़ों में अखबार के रिसेप्शन डेस्क तक गया। मैं जावेद इकबाल हूँ, 100 बच्चों का हत्यारा, उसने बड़ी सहजता से घोषणा की। उसने 1 घंटे तक पत्रकारों से बातचीत की और विस्तार से बताया कि उसने कैसे हत्याएं की और शवों को ठिकाने लगाया। 1 मिनट, आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकामन कर रहे थे ना, बिल्कुल इंतकामन कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आपने जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? किस तरह? उसने पुलिस के सामने सरेंडर न करने का कारण भी बताया, क्योंकि उसे डर था कि जेल में उसे मार दिया जाएगा। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वह इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था और बाद में उसके खिलाफ अदालती मुकदमे में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया गया। उसका मुकदमा, जो लगातार मीडिया की सुर्खियों में चला, एक सार्वजनिक मामला बन चुका था, जिसमें अदालत अक्सर लोगों से खचाखच भरी रहती थी। पूरे दिसंबर में देश भर के विभिन्न शहरों से माता पिता अपने खोए हुए लड़कों के कपड़े और चप्पलों की पहचान करने के लिए लाहौर आते रहे। जनता का गुस्सा इतना था कि इकबाल को इस डर से 1 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा में अदालत ले जाना पड़ा कि कहीं उन बच्चों के माता पिता उसे पीट कर न मार डालें। इकबाल का मुकदमा न्यायाधीश अल्लाह बख्श रांझा की अदालत में चला, जिन्होंने शुरू से ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह इस केस को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते थे। पुलिस ने इकबाल और उसके 3 कर्मचारियों साजिद, साथ ही मोहम्मद नदीम और मोहम्मद साबिर, दोनों नाबालिगों के साथ मुख्य संदिग्ध के रूप में हत्या का आरोप दर्ज किया। अदालत ने उस समय 35 वर्षीय क्रिमिनल लॉयर बुरहान मुअज्जम को मुकदमे का स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया। प्रोसिक्यूटर मुअज्जम ने कहा कि जावेद इकबाल बहुत चालाक व्यक्ति था। वह जानता था कि परिस्थितियों का उपयोग अपने फायदे के लिए कैसे करना है। जिस व्यक्ति पर 100 बच्चों की हत्या का आरोप हो, ऐसे व्यक्ति का अदालत में असाधारण रूप से खुश दिखाई देना सभी के लिए बहुत ही अजीब अनुभव था। अगले 4 हफ्तों में प्रोसिक्यूटर्स ने 105 से अधिक गवाह पेश किए, जिनमें लापता लड़कों के दर्जनों परिवार के सदस्य भी शामिल थे। पुलिस उस रिक्शा के ड्राइवर को ढूंढने में कामयाब रही, जिसका इस्तेमाल इकबाल का एक कर्मचारी एसिड ड्रमों को निपटाने के लिए नदी में ले जाता था।
उसके पास एक रेडी ठेले वाले की गवाही भी थी, जिसने लापता होने से पहले 2 लापता लड़कों को इकबाल के भरोसेमंद कर्मचारियों के साथ देखा था। कुछ माता पिता ने न केवल अपने बच्चों के कपड़ों की पहचान की, बल्कि उन कपड़ों के बारे में डिटेल्स भी शेयर की जो केवल वही जान सकते थे, क्योंकि देश भर के मजदूर वर्गों के इलाकों में महिलाएं अपने बच्चों के कपड़े खुद ही बनाती थी। मुकदमे के कुछ दिन बाद इकबाल अपने कबूलनामे से पलट गया। उसके वकीलों ने दावा किया कि उसने घर से भागे हुए बच्चों के मुद्दे को उठाने के लिए ही हत्याएं की थी। जहां तक कपड़ों और जूतों का सवाल था, वे सब सेकंड हैंड बाजार से खरीदे गए थे। प्रोसिक्यूशन और पुलिस जांच में खामियों से भरपूर थी। तारिक कंबो पुलिस डीएसपी, जिन्हें पहले इकबाल के घर की जांच करने के लिए भेजा गया था, लेकिन अंदर देखने की जहमत उठाए बिना चले गए, उन्हीं पर इकबाल के दोस्त इशाक बिल्ला नाम के एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने कहा कि बिल्ला ने पुलिस बिल्डिंग की 3री मंजिल की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली, जहां उससे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन जांच में पाया गया कि बिल्ला को प्रताड़ित किया गया था। कंबो और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। मुकदमा केवल 1 महीने से अधिक समय तक चला। इस दौरान न्यायाधीश अल्लाह बख्श रांझा ने लगातार मीडिया की सुर्खियों में लगभग हर दिन कार्यवाही की। अंत में इकबाल और अन्य अभियुक्तों के बचाव पक्ष के वकीलों के पास सबूतों के भंडार के खिलाफ केस जीतने का चांस बहुत कम था। न्यायाधीश रांझा ने 16 मार्च 2000 को मुकदमा शुरू हुए 1 महीने से थोड़ा अधिक समय बाद सुनवाई पूरी की। यह एक अभूतपूर्व यानी अनप्रेसिडेंटेड निर्णय था, जिसने कई मायनों में संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया था। जज ने फैसला सुनाया कि इकबाल और साजिद को मीनारे पाकिस्तान में फांसी दी जाएगी और उनके साथ वही बर्बरता की जाएगी जो उन्होंने उन युवा पीड़ितों के साथ की। पीड़ितों के परिवारों के सामने ये सजा उनको दी जाएगी। इकबाल और साजिद को अधिकतम सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में भेजा गया। अपनी सजा के 1 साल बाद इकबाल और उसके एक मददगार साबिर ने जेल की कोठरियों में जो एक दूसरे के बगल में थी, दोहरी आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार उन्होंने फांसी लगाने के लिए अपनी शर्ट की रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। इकबाल के वकील और परिवारों को संदेह है कि पुलिस ने उन्हें मार डाला, क्योंकि इकबाल कुछ सीनियर ऑफिसर्स का नाम लेना चाहता था जो उसकी पार्टियों में शामिल हुए थे और बच्चों के साथ दुष्कर्म में शामिल हुए थे। आज तक इकबाल के भाई और वकील इस बात पर जोर देते हैं कि उसने किसी की हत्या नहीं की। उनका कहना है कि उन्होंने केवल नाम और प्रचार पाने के लिए एक कहानी गढ़ी, सबूत गढ़े और जांचकर्ताओं को धोखा दिया। केस बंद होने के 2 दशक से भी ज्यादा अधिक समय बाद हाल ही में एक पाकिस्तानी फिल्म की रिलीज के साथ जावेद इकबाल की कहानी फिर से सुर्खियों में आ गई है, जो उस विकृत दिमाग वाले व्यक्ति के जीवन पर आधारित है जिसने बच्चों की हत्या करके और उनके शवों को एसिड से भरे हुए टैंकों में गलाकर ठिकाने लगाने की बात स्वीकार की थी, लेकिन फिल्म को पाकिस्तानी सरकार ने बैन कर दिया। पाकिस्तान में हर साल हजारों लड़के घर से भाग जाते हैं। उनमें से अधिकांश सड़कों पर आ जाते हैं। रात में वे कूड़े के ढेर के पास एक साथ इकट्ठा होते हैं और सस्ते नशे की लत में भी पड़ जाते हैं। अधिकांश माता पिता पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते, क्योंकि आमतौर पर उन्हें टरका दिया जाता है। बड़े परिवारों के भरण पोषण के लिए माता पिता
आमतौर पर कुछ दिन तक अस्पतालों और मुर्दा घरों में जाने के बाद अपने लापता बच्चे की तलाश छोड़ देते हैं। यह गरीब और बेसहारा बच्चे तब जावेद इकबाल जैसे शैतानों का आसान शिकार बन जाते हैं। उन्हें अक्सर भ्रष्ट पुरुषों द्वारा वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है, जो उन्हें भोजन और ड्रग्स के पैसों का लालच देकर उनका शोषण करते हैं। एक सभ्य समाज में गरीब और बेसहारा बच्चों को ऐसे राक्षसों से बचाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। माता पिता, कानून बनाने वाले, पुलिस और समाज सभी को साथ मिलकर सतर्क रहना होगा और बच्चों को खतरनाक स्थितियों में जाने से बचाने के लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जावेद इकबाल जैसे हर दरिंदे देश के हर समाज में हैं, जो अंधेरों में छुपे हैं और घात लगाए मौके की तलाश में बैठे हैं। सभी बच्चों का जीवन अनमोल है, चाहे वो अमीर आदमी का बच्चा हो या गरीब आदमी का। जावेद इकबाल को तो उसके जुर्मों की सजा नहीं मिल पाई, पर हम उन सभी 100 बच्चों की आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हैं। आई होप आपको मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आई। प्लीज कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और कहानियां लेकर आऊं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूंगी आपसे अगली कहानी में।